स्तानिस्लावस्की की बुक चरित्र की रचना प्रक्रिया बिल्डिंग ए कैरेक्टर का भाग 10 चरित्र रचना में परिदृश्य की भूमिका। यह सामान्य धारणा है कि स्तानिस्लावस्की ने अभिनेता के मूल चरित्र के साथ अर्थात अपनी भूमिका में पूर्ण तादात्म्य की बात कही है, लेकिन परिदृश्य की चरित्र रचना में जो भूमिका रहती है उसकी विवेचना करते हुए उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभिनय करते समय अभिनेता दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसका चरम उद्देश्य उसकी अंतश्चेतना के आधे भाग को आत्मसात कर लेता है। ये कार्य नाटक की कथावस्तु, आद्यंत रेखा, उपपाठ, उसके आंतरिक बिंबों अर्थात उन तत्वों द्वारा संपादित होता है। ये तत्व उसकी रचनाशील मनोदशा की रचना करते हैं। उसके व्यक्तित्व का दूसरा भाग मनोवैज्ञानिक रचना शिल्प को क्रियाशील करने में संलग्न रहता है। अपने विचार की संपुष्टि के लिए उन्होंने टोमासो साल्विनी का एक वक्तव्य उद्धृत करते हुए कहा है, अभिनेता रंगमंच पर जीता है, रोता है, हंसता है, लेकिन जब वो रोता है, हंसता है तो वो अपने आंसुओं और अपनी खुशी को महसूस करता है। यही दोहरा व्यक्तित्व जीवन और अभिनय के बीच एक संतुलन ही कला की उत्पत्ति करता है। टोल्स्टॉय ने इस दोहरी जिंदगी की विवेचना करते हुए कहा है, अब देखें ये दोनों विभाजन तुम्हारी अंतःप्रेरणा को किस प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। फिर हम वास्तविक जीवन में भी तो दोहरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये हमारे जीने को और सशक्त भावनाओं को जीने के अनुभव में बाधा नहीं बनता। टोल्स्टॉय ने रंगमंच पर परिदृश्य के दो समानांतर विधानों का निरूपण किया है, एक है भूमिका का परिदृश्य और दूसरा है अभिनेता का परिदृश्य। रंगमंच पर उसका जीवन, अभिनय करते समय उसकी मनोवैज्ञानिक तकनीक, ये दोनों ही प्रकार के परिदृश्य समानांतर रेखाओं के रूप में कार्य करते हैं। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे एक पगडंडी राजमार्ग के साथ साथ चलती है, लेकिन कभी कभी ये दोनों परिदृश्य की किसी वजह से अलग भी हो जाते हैं। अभिनेता अपनी भूमिका के मुख्य मार्ग में किसी बाह्य या अनर्गल विषय के कारण अलग हो जाता है, तब वो अपनी भूमिका के परिदृश्य को छोड़ देता है। संयोग से मनोवैज्ञानिक तकनीक का अस्तित्व इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है कि वो हमारा ध्यान बार बार सही रास्ते पर लाता रहे और उसकी ओर आकर्षण बनाए रखने का तरीका भी बनाता रहे, ठीक वैसे जैसे पगडंडी पैदल चलने वाले को हमेशा राजमार्ग पर वापस लाती रहती है। स्तानिस्लावस्की के अनुसार अभिनेता को इन दोनों ही प्रकार के परिदृश्य को बनाए रखने पर समुचित ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान यदि किसी प्रकार टूटता है तो प्रदर्शन पूर्णतः विरस हो जाता है। इस दुर्योग से बचने के लिए ये परमावश्यक है कि दोनों प्रकार के परिदृश्य को भली प्रकार समझा जाए और उनके प्रति बराबर सतर्क रहा जाए। परिदृश्य से स्तानिस्लावस्की का क्या आशय है? उन्होंने लिखा है कि परिदृश्य से आशय एक पूरे नाटक या भूमिका के विभिन्न भागों को सुविचारित और समायोजित अंतःसंबंध और उनके वितरण से है। टोल्स्टॉय ने इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि इसका मतलब है कि कोई अभिनय, कोई गतिविधि, कोई आंगिक चेष्टा, विचार की अभिव्यक्ति, वाचन, किसी भी शब्द का उच्चारण, भावाभिव्यक्ति आदि अपने समुचित परिदृश्य के बिना संभव ही नहीं है। रंगमंच पर साधारण सा प्रवेश या निर्गमन दृश्य के प्रदर्शन के लिए कोई कार्य, एक वाक्यांश, शब्द समूह, आत्मसंवाद तथा इसी प्रकार के अन्य किसी कार्य के लिए कोई एक परिदृश्य और अंतिम लक्ष्य होने ही चाहिए। इसके बिना कोई अभिनेता हाँ या नहीं तक नहीं कह सकता। एक छोटा सा वाक्यांश भी अपना छोटा सा परिदृश्य लिए हुए होता है। कई उपवाक्यों में अभिव्यक्ति, कोई विचार तो और भी कम संभावना की सीमा में आता है। संवाद, दृश्य, अंक, नाटक सभी के लिए परिदृश्य जरूरी है। इसलिए हम सामान्यतः देखते हैं कि कुछ कहते समय हमारे मन में कोई न कोई तार्किक परिदृश्य होता ही है। टोल्स्टॉय ने इसके बाद रंगमंच का परिदृश्य की संयोजना के संदर्भ में उसके 3 प्रकारों का निरूपण किया है। पहला है किसी विचार के संप्रेक्षण का परिदृश्य, यही तार्किक परिदृश्य है। दूसरा है जटिल विचारों के संप्रेक्षण के साथ चलने वाला परिदृश्य।
तीसरा है कलात्मक परिदृश्य, जो एक कहानी या वाचन को विशद उदाहरण का रूप देने के लिए रंग योजना के रूप में जोड़ा जाता है। विचार के संप्रेषण के लिए पहले प्रकार का परिदृश्य प्रयुक्त होता है। विचार के उद्घाटन और संपूर्ण अभिव्यंजना के विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित करने के लिए सतर्कता और सामंजस्य की विशेष भूमिका होती है। यह परिदृश्य शब्दों को सार प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की लंबी श्रृंखलाओं और उसके बलगाहतों से बनता है। हम जैसे ही शब्द के किसी अक्षर, वाक्यांश या शब्द को रेखांकित करते हैं, हमें संपूर्ण विचार का संवहन करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाक्यांश को उभारना होता है। यही हमें लंबी कहानी, संवाद अथवा आत्मकथन के साथ करना होता है। इस सिद्धांत का उपयोग हम आगे चलकर लंबे दृश्य, पूरे अंक और महत्वपूर्ण आख्यानों के संयोजन भागों के चुनाव में भी करते हैं। इसी प्रक्रिया में हमें अपने परिणाम और परिपूर्णता में विविधता लिए हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं की श्रृंखला का निर्माण करना होता है। जटिल भावनाओं के संप्रेषण के लिए प्रयुक्त परिदृश्यों की रेखाएं भूमिका के अंतर्बाण के अंतरल तल पर गतिशील होती हैं। ये रेखाएं आंतरिक उद्देश्यों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, कोशिशों और क्रियाओं की होती हैं, जो संपूजित, अंतर्ग्रहित, अलग अलग संयोजित आरोहण और अवरोह लिए हों। कुछ रेखाएं आधारभूत महत्व के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं और फिर आगे आती हैं। मध्यम अथवा कम महत्व की रेखाएं उन विलक्षण तत्वों के अनुसार जो नाटक के आद्यंत स्वरूप में भावनाओं के विकास को संभव बनाने वाले तत्वों के अनुरूप दूसरे तल पर संयोजित होती हैं अथवा पृष्ठभूमि में बिल्कुल डूब जाती हैं। इस आंतरिक परिदृश्य की रेखाओं की संरचना में संलग्न ये उद्देश्य बहुत बड़े और महत्वपूर्ण अंगों में शब्दों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। कलात्मक परिदृश्य पर बातचीत करते हुए तौसव ने कहा है, हम जब इस प्रकार के परिदृश्य की रेखाओं के साथ रंगों को डालने लगते हैं, तब तारतम्य, स्वर विन्यास, सुर माधुरी के गुणों का अनिवार्यतः प्रयोग करने लगते हैं। चित्रांकन के समांतर कलात्मक रंग योजना वाचन के विभिन्न तलों को भी अलग अलग करने के लिए बेहद कुछ करती है। महत्वपूर्ण भाग, जिन्हें सबसे पहले भाग जाना चाहिए, बहुत अधिक रंगीन किए जाते हैं, जबकि जिन्हें पीछे फेंका जाना चाहिए, उनके स्वर विन्यास को बहुत ही कम रंगा जाता है। जब हम किसी नाटक को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं और उसके सभी परिदृश्य को भली प्रकार समझ लेते हैं, तभी उसके विभिन्न तलों को सही रूप में एक साथ बिठा पाते हैं। तभी हम उसके संगठन भागों को एक सुंदर व्यवस्था प्रदान कर पाते हैं और वाक्यांशों विधान के समन्वित और चारों ओर से सुगठित स्वरूप की रचना कर पाते हैं। अभिनेता जब अपनी भूमिका के भीतर उतरकर उसके विषय में आद्यंत विचार कर लेता है, उसका विश्लेषण करके अपने को उसमें एक जीवंत व्यक्ति के रूप में अनुभव करने लगता है, उसके बाद ही उसके सामने लंबा, सुंदर और संकेतात्मक परिदृश्य उद्घाटित होता है। उसकी वाणी तब पहले की तरह केवल पास की चीज़ों को देखने वाली नहीं रह जाती, वरन दूरदृष्टा बन जाती है। इस पृष्ठभूमि की गहराई के सामने खड़े होने पर वो सीमित उद्देश्यों, अलग अलग वाक्यांशों या शब्दों द्वारा अवरुद्ध नहीं होती, बल्कि संपूर्ण कार्य व्यापारों के प्रदर्शन, संपूर्ण विचारों के वाचन में समर्थ हो जाती है। तो सबने इसके बाद इस वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि जब पहली बार एक अपरिचित पुस्तक को लेकर उसे जोर जोर से पढ़ते हैं, तो उसके परिदृश्य, उसकी अंतर्निहित गहराई को हम एकदम ग्रहण नहीं कर पाते। क्षण प्रतिक्षण हम केवल उसके तत्कालिक कार्य, शब्दों, वाक्यांशों को ही अपने मन में ग्रहण कर पाते हैं। क्या इस प्रकार का पढ़ना कलात्मक और सही हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं। वह अभिनेता जटिल और अपरिचित नाट्य पाठ के पाठकों जैसे ही होते हैं, जो ऐसी भूमिका का प्रदर्शन करते हैं जिसे उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं और न जिसका भली प्रकार से विश्लेषण ही किया है। इस तरह के अभिनेताओं को नाटक के परिदृश्य का बड़ा ही हल्का भान हो पाता है। वे ये समझ नहीं पाते कि जिन चित्रों का वे रूपायन कर रहे हैं उनको कहाँ ले जाना है। अक्सर जब वे नाटक के ऐसे दृश्य का प्रदर्शन करते हैं, तो या तो उसे अलग नहीं कर पाते या शेष नाटक की अनउद्घाटित रहस्यमय गहराइयों को समझ नहीं पाते। इस वस्तुस्थिति में वे उस नाटक के संपूर्ण परिदृश्य की ओर ध्यान दिए बिना केवल निकटतम कार्य और तात्कालीन
विचार की अभिव्यक्ति में ही अपने मन को लगातार बांधे रखने को मजबूर होते हैं। तोस्तर ने इस संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में ये प्रसंग लिया कि कुछ अभिनेता जो गोर्की के द लोअर डेप्थ्स में लुका का प्रदर्शन करते हैं, अंतिम अंक को पढ़ते भी नहीं, क्योंकि उसमें उन्हें आना नहीं है। इसलिए वे अपनी भूमिका के वास्तविक परिदृश्य को ग्रहण नहीं कर पाते और नतीजा यह होता है कि वे मूल चरित्र को भली प्रकार रूपायित नहीं कर पाते। अंत हमेशा आरंभ पर निर्भर करता है। इसलिए अभिनेता के लिए यह बड़ा ज़रूरी है कि उसकी दृष्टि चरमावस्था पर रहे और लुका जिन चरित्र को प्रभावित कर रहा है उन्हें नाटकांत की ओर ले जाए। स्तानिस्लावस्की ने अभिनेता की इस प्रकार की तैयारी को परिदृश्य के साथ अभिनय कहा है। इस वस्तुस्थिति की व्याख्या करते हुए तोस्तव ने छात्रों से कहा था, भूमिका जैसे जैसे आगे बढ़ती है हमारे मन में कहा जाए तो दो परिदृश्य होते हैं। एक का संबंध उस चरित्र से होता है जिसका रूपायन हो रहा होता है और दूसरा उसका अभिनेता से। वास्तव में हैमलेट को नाटक के एक व्यक्ति के रूप में परिदृश्य का कोई भान नहीं होता। ये कुछ भी नहीं जानता कि भविष्य में उसकी जिंदगी में क्या होने को है, जबकि उस अभिनेता को जिसे वो भूमिका करनी है बराबर अपने मन में परिदृश्य का ध्यान रखना चाहिए। कोस्त्या ने ये जानना चाहा कि जब कोई भूमिका 100वीं बार प्रदर्शित की जा रही हो तो जो कुछ होने जा रहा है उसे भूल पाना कैसे संभव है। तो सब ने जवाब दिया कि न तो भूलना संभव है और न आवश्यक है। यद्यपि रूपायित हो रहे मूल चरित्र को मालूम नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होने जा रहा है, फिर भी भूमिका के लिए परिदृश्य की जानकारी जरूरी है जिससे कि वो हर उपस्थित क्षण में पूरी तरह से रुचि ले सके और उसमें जज्ब हो सके। वस्तुतः भूमिका का भविष्य उसका चरम उद्देश्य है। चरित्र को उसकी ओर बढ़ने देना चाहिए। अभिनेता के लिए हानिकर नहीं होता अगर वो क्षण भर के लिए अपनी भूमिका को आद्यंत रेखा को याद कर लेता है। ये उसकी भूमिका के हर खंड के अर्थ में फिर से ऊर्जा का संचार करेगा और उसके ध्यान को और अधिक शक्ति के साथ आकर्षित करेगा। तो सब ने इसके बाद कोस्त्या और पॉल से कहा, मान लो तुम ओथेलो और इयागो के बीच के इस दृश्य का प्रदर्शन कर रहे हो, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम मूर हो, कल ही साइप्रस आए हो, देस्देमोना के साथ सदा के लिए मिलन हो गया है, तुम अपने जीवन के मधुरतम क्षणों का अनुभव कर रहे हो। इस दृश्य के लिए जरूरी खुशी तुम्हें कहाँ से मिलेगी? ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आनंद के महत्वपूर्ण क्षण इसमें बहुत थोड़े हैं। इसके अलावा क्या ये कदम महत्वपूर्ण है कि तुम क्षण भर के लिए फिर से ये याद करो कि इस दृश्य के बाद तुम्हारी जिंदगी का सौभाग्य का तारा डूबने वाला है। इस दुर्योग को धीरे धीरे ही प्रकट और सुस्पष्ट होना चाहिए। तो सब ने इसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि वर्तमान और भविष्य की सबल विरोधी होनी चाहिए। पहला जितनी ज़्यादा रोशनी लिए हुए हो, दूसरा उतना ही ज़्यादा अंधियारा हो। अभिनेता के लिए अतीत और वर्तमान की झलक पाना ज़रूरी है। वो इसलिए कि आज और इस क्षण जो घटित हो रहा है उसके महत्व का अनुमान लगाया जा सके, संपूर्ण नाटक के साथ उसके रिश्ते को अच्छी तरह समझा जा सके, ताकि वो अपने ध्यान को उसके विस्तार पर संपूजित कर सके। स्तानिस्लावस्की इसे भूमिका के परिदृश्य का मूलाधार मानते हैं, लेकिन कोस्त्या को उससे संतोष नहीं हुआ और उसने तोस्तव से जानना चाहा कि अभिनेता के लिए दूसरे परिदृश्य की भी जानकारी क्यों जरूरी है। जवाब मिला कि अभिनेता के लिए भूमिका का प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति के रूप में अपना परिदृश्य इसलिए ज़रूरी है कि जब वो मंच पर हो तो परिस्थिति के अनुसार वो इस अवस्था को प्राप्त करके अपनी आंतरिक रचनात्मक शक्तियों और बाहरी शब्दावली में उसे प्रकट कर पाने में की सामर्थ्य का उसके वितरण का अनुमान लगा सके और जो सामग्री उसने अपनी भूमिका के लिए इकट्ठी की है उसका सतर्कता के साथ प्रयोग कर सके।
उनका मानना है कि हमें परिदृश्य में अंतर्निहित एक बहुत बड़ी विशेषता को नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे अंतरंग अनुभवों और बाहरी क्रियाओं कलापों को बहुत व्यापकता, परम स्वच्छता और विचार विशेष गतिशीलता प्रदान करता है। ये सभी हमारी रचनाशीलता की उपलब्धि को मूल्यवान बना देते हैं। परिदृश्य की निरंतरता के निर्वाह को भी स्तानिस्लावस्की आवश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि मान लो किसी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग ले रहा धावक हर 20 कदम के बाद रुकता चलता है तो वो सफलता के लिए अपेक्षित गति को नहीं पकड़ पाएगा। इस प्रकार कोई अभिनेता अगर अपने प्रदर्शन के बीच बीच में रुकता चलता है तो वो अपनी कोशिशों में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अपने कार्य व्यापार में गतिशील नहीं हो सकेगा। फिर भी यदा कदा तो रुकना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारी भावनाओं, हमारी इच्छा शक्ति, विचारों, कल्पनाओं आदि को उकसाता है, स्पंदित और प्रज्वलित करता है। इसलिए छोटी दौड़ में अपनी शक्ति को पूरी तरह से व्यय नहीं करना चाहिए। अभिनेता के मन में गहराई में उतरने की इच्छा, परिदृश्य की चेतना और दूर से बुलाते हुए उस लक्ष्य का संकेत होना ही चाहिए। स्तानिस्लावस्की ने बहुत बल देते हुए कहा है कि ये तारतम्यता का निर्वाह समान रूप से वाणी के विन्यास, वाचन, आंगिक चेष्टाओं, गतिविधियों, कार्य व्यापारों, मौखिक भंगिमाओं में वो भी ज़रूरी है। इन सभी क्षेत्रों में अपनी शक्तियों को ढील देना, उन्हें बर्बाद करना बड़ा खतरनाक होता है। अभिनेता जिस चरित्र को अपने प्रदर्शन के माध्यम से मांस और रक्त की शब्दावली में रूपांतरित करता चला जाता है, उसके लिए पहले उसे अपनी भौतिक शक्तियों और साधनों का आकलन करना चाहिए और फिर मितव्ययिता से उनका उपयोग करना चाहिए। ये सब व्यवस्थित रूप में करने के लिए उसे केवल अपनी आंतरिक शक्तियों की ही नहीं, परिदृश्यों की समुचित जानकारी की भी ज़रूरत है। स्तानिस्लावस्की ने इसके साथ यह भी स्पष्ट किया है कि नाट्य के इस विशिष्ट विधान परिदृश्य का उसके व्यापार कार्य की आद्यंत रेखा के साथ बड़ा आत्मीय संबंध है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। परिदृश्य नाटक के संपूर्ण विस्तार के लिए परिव्याप्त मार्ग है। कार्य की आद्यंत रेखा उसके साथ साथ बराबर चलती बढ़ती रहती है। उनकी स्पष्ट घोषणा है कि इन्हीं दो नाटकीय तथ्यों, परिदृश्यों और कार्य की आद्यंत रेखा के लिए ही नाटक में हर वस्तु होती है। इनकी दोनों से रचनाशीलता, नाट्यकला और अभिनय की उनकी पद्धति का आधारभूत महल खड़ा होता है।